हेलो नमस्कार दोस्तों। ओनली यूपीएससी के इस चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आपके लिए एक बार फिर उपस्थित हूं इंडियन ज्योग्राफी के एक और नए सेशन के साथ। इन लेक्चर्स के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाते हैं रेगुलरली, तो आप उसे वहां से प्राप्त करना ना भूलें। इसी के साथ साथ करेंट अफेयर्स के भी सेशन इसी चैनल पे रेगुलरली होते हैं, आप उसे भी देखना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, राइट। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदी प्रणाली के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। तो नदी प्रणाली की हमने डेफिनेशन देखी थी और डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि इनको किस तरह से नदियों के सिस्टम के पैटर्न को विभिन्न रूपों में बांटा गया है। तो हमने देखा था कि ब्रिज के समान नदी प्रणाली, डेंड्रिक, पैरेलल, ट्रेलीज, ये तीनों हमने देख लिया था और उसके बाद आगे आज हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रणाली समझ आए होंगे। डेंड्रिटिक जो ड्रेनेज पैटर्न है, ब्रिज के समान जो नदी प्रणाली है, डेंड्रिटिक बोला जाता है। इसमें खास बात थी कि ये रीजन को, क्षेत्र के ढलान के साथ साथ ये आगे बढ़ता था और इसमें जो नदियाँ, मुख्य नदी के जो सहायक नदियाँ होती थी वो वृक्ष के टहनी के शेप में वो दिखाई पड़ते थे। तो हमने कल इसके बारे में अच्छे से समझा था और इसके साथ साथ हमने देखा था कि ड्रेनेज के बाद एक और इसी की तरह था पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि समानांतर नदी प्रणाली। तो समानांतर नदी प्रणाली और ड्रेनेज में अंतर इतना ही था कि इसके नदियों का पैटर्न थोड़ा कम गहरा होता है, थोड़ा कम अस्पष्ट होता है, जिसे कहा जा सकता है अस्पष्ट होता है, जबकि इसके बहुत गहराई वाले नदियों के पैटर्न होते हैं और सभी नदियां आपस में समानांतर होती हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये खास करके दो अंतर थे और दोनों के जो दोनों नदियां का जो प्रवाह था वो क्षेत्रों के ढलान पे ही निर्भर करते थे। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधी रिवर इसके एग्जाम्पल थे और इसमें तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा रिवर, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रेलीज ड्रेनेज सिस्टम। ये ट्रेलीज मतलब जालीदार नदी प्रणाली। तो इसमें हमने देखा था कि किस तरह मुख्य नदी के अलावा जो सहायक नदियाँ होती हैं, सहायक नदियों के भी बहुत सारे सहायक नदियाँ, उपनदी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो रिवर सिस्टम थे उसको हमने जालीदार नदी प्रणाली समझा था और इसमें एक टर्म आया था सिंक्लाइन। तो सिंक्लाइन समझने के पहले चलिए मैं आपको समझा दूं कि ये फोल्डेड टोपोग्राफी क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे सिंक्लाइन, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए, सिंक्लाइन और फोल्डेड टोपोग्राफी जैसे वर्ड समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारियां जो मुझे लगता है समझनी चाहिए आपको। हम इसके बारे में पहले बात कर लेते थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फोल्ड क्या होता है और फॉल्ट क्या होता है, ठीक है। फोल्ड को हिंदी में वलय कहते हैं, वलय, और इसको भ्रंश, ठीक है। तो जानते हैं कि वलय क्या होता है और भ्रंश क्या होता है, ठीक। ये वलय नहीं है, वलय है। वलय क्या होता है और भ्रंश क्या होता है, ठीक है। फोल्ड देखा जाए तो अगर दो चट्टानें आपस में टकराती हैं, दो चट्टानें अगर मान लें, एक चट्टान ऐसी हो, एक चट्टान ऐसी है और दूसरी चट्टान इसके सामने ऐसी है, ठीक है। तो ये जब आपस में टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन कि ये किस तरह का चट्टान है, मान लिया कि ये फ्लेक्सिबल चट्टान है, ठीक है।
तो फ्लेक्सिबल चट्टान है तो इसका फोल्डिंग हो जाएगा। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला चट्टान है, ठीक है। तो अगर लचीला चट्टान रहा तो इसका फोल्डिंग हो जाएगा। फोल्डिंग मतलब ये चट्टान है जो ऐसे उड़ जाएगा, कहीं दब जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर फिर बाद में इस तरह से हो जाएगा। या तो ये कहीं से उठ जाएगा, कहीं से ये दब जाएगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर वाले माउंटेन्स को हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन्स यानी कि वलय पर्वत, ठीक है। अब इसमें भी और जो एक दूसरा तरह का होता है, एक दूसरा तरह का चट्टान होगा, अगर यही चट्टान ब्रिटल रहेगा। ब्रिटल मतलब वो जो भंगुर होता है ना, टूट जाता है। ईंटा देखो, पका हुआ ईंटा या चीनी मिट्टी का कोई सामान, चीनी मिट्टी का कप, तो कप गिरते के साथ टूट जाता है, वो ब्रिटल होता है, ठीक है। कप जैसा या घड़ा, मिट्टी का घड़ा, वो कैसा होता है, पकने के बाद वो ब्रिटल हो जाता है, तो वो गिरते के साथ टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई मेटल ले लो आप, जैसे स्टील का ग्लास हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये गिरने के बाद टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि ये लचीला होता है, थोड़ा गिरेगा तो दब जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन बेसिकली यही होता है कि ये भंगुर टाइप का जो रहेगा चट्टान, उसके टकराने से चट्टान दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं। जैसे ये कोई चट्टान है, ये पूरा एक चट्टान था, ठीक है। ये जैसे ही टकराया आपस में, तो ये मान लिया दो चट्टान था, ये आपस में टकराया, तो टकराने के बाद एक चट्टान टूट के दूसरे से अलग हो जाएगा, इस तरह का हो गया। तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा, कोई चट्टान ऊपर या नीचे की ओर खिसक जाएगा। तो आप अगर फ्लेक्सिबल देखना चाहते हैं, यानी कि फोल्डेड टाइप देखना चाहते हैं, तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा कि उसमें एक थोड़ा डाउनवर्ड कर्व हो जाएगा, एक अपवर्ड कर्व हो जाएगा। इस तरह का फ्लेक्सिबल वाले चट्टान में होगा, जो कि लचीला रहेगा, तो उसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। लेकिन अगर वो फोल्डेड माउंटेन नहीं रहा, अगर वो लचीला नहीं रहा, तो इस तरह से टूट जाता, ब्रिटल रहा, तो भंगुर रहा तो टूट जाता है आपस में। दो चट्टान टकराए, आपस में टूट गए, तो टूट गए तो क्या हुआ, टूट गए तो या तो ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे, या ऐसे नीचे ऊपर हो जाएंगे, या दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों मतलब कोई चट्टान इधर की ओर खिसक जाएगा, कोई इधर की ओर खिसक जाएगा। इसमें क्या हुआ, ये चट्टान यहाँ रहा, ये चट्टान ऊपर की ओर चला गया, ये चट्टान नीचे आ गया। इसमें क्या हुआ, ये ऊपर की ओर आ गया, ये नीचे चला गया। तो फॉल्टिंग के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम प्रकार पे नहीं जाएंगे। हमें इतना पता होना चाहिए, जब ये हम फॉल्टिंग के बारे में जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना हमें समझना है कि जब फॉल्टिंग होता है तो एक चट्टान आपस में टूट जाता है, टूट करके इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब टूटता है तो फॉल्टिंग में इस तरह का कर्वेचर बन जाता है, जगह बन जाता है बीच में, देख रहे हैं, इस तरह का जगह बन जाता है। ये जगह बनता है, इसी से तो नदियाँ फ्लो करती हैं, इसी जगह से नदियाँ को प्रवाह हो जाता है। और जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट में कैसे हो जाता है, फॉल्ट होता है तो इस तरह से टकरा के चट्टान ऐसे मुड़ मुड़ जाती हैं। मुड़ने के बाद क्या होता है, इस तरह का कुछ चट्टान दिखना शुरू हो जाता है, देख रहे हो, इस तरह का माउंटेन दिखना शुरू होता है। लेकिन इसी सब देख रहे हो, यहाँ से भी देखना चालू करो, ये चट्टान का दूसरा रूप यहाँ पे है, इसी फोल्डेड माउंटेन का ही। तो यहाँ पे आप देखना शुरू करो, आप देख रहे हो ये कैसे इस तरह का बना हुआ है स्ट्रक्चर, एक जगह दब गया, एक जगह उठ गया, इस तरह से, है ना। तो ये जहाँ जहाँ दबा हुआ भाग है
वहाँ से नदियों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फोल्डेड माउंटेन और फॉल्टेड माउंटेन दोनों में नदियों का प्रवाह होता है। तो जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, फोल्डेड माउंटेन का जो दबा हुआ पार्ट होता है, डाउनग्रेड वाला पार्ट, इस दबा हुआ पार्ट को हम बोलते हैं सिंकलाइन। ठीक है, यही मैं समझाने की प्रयत्न कर रहा था। हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि ट्रेलिज ड्रेनेज जो पैटर्न होता है वो सिंकलाइन टाइप होता है। सिंकलाइन का मतलब क्या होता है? सिंकलाइन मतलब पर्वत का वो दबा हुआ भाग जहाँ से कि नदियाँ बह रही होंगी। ठीक है, चट्टान का वो दबा हुआ भाग, तो दबा हुआ भाग मान लिया यहाँ बन गया, तो यहाँ से नदियाँ बहना शुरू हो जाएंगी। और ये एंटीक्लाइन क्या होता है? एंटीक्लाइन वैसा जो उठा हुआ भाग होता है, तो यहाँ पे तो पहाड़ बन जाएगा। तो पहाड़ जब भी बनता है तो इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे। तो ये जो सिंकलाइन वाला जो पार्ट रहेगा, वहाँ से नदियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, आप नदियों का आवागमन इस जगह से शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको फोल्डेड माउंटेन क्लियर हुआ होगा और फॉल्टिंग माउंटेन क्लियर हुआ होगा। तो यही होता है फोल्डेड और फॉल्टेड। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ये बनता है फ्लेक्सिबल चट्टान से, फ्लेक्सिबल रॉक से, ये बनता है ब्रिटल रॉक से। ठीक है, ब्रिटल के कारण ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, कोई ऊपर आ जाएगा, कोई नीचे चला जाएगा। इसमें क्या होता है, ये आपस में जब टकराता है तो एक ऊपर उठ जाएगा, एक नीचे, इस तरह से कर्व हो जाएगा। तो ये फोल्डेड माउंटेन होता है, ये फॉल्टेड माउंटेन होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से फोल्डेड टोपोग्राफी का, यानी कि इस तरह का जो पर्वत होता है वहाँ पे ये ड्रेनेज पैटर्न बन जाता है इस तरह का। ठीक है, तो इसे सिंकलाइन कहते हैं। तो सिंकलाइन में अब कोई भी आपसे पूछा जाए कि रिवर सिस्टम कहाँ होगी, गंगेटिक रिवर सिस्टम किस टाइप का रिवर हो सकता है, सिंकलाइन होगा या एंटीक्लाइन होगा, तो ऑब्वियसली हमेशा सिंकलाइन होगा, क्योंकि सिंकलाइन में हमने देखा है कि सिंकलाइन में कर्व नीचे की ओर बनता है ना। तो जहाँ नीचे की ओर बनेगा, दबा हुआ कर्व जहाँ रहेगा, वहाँ से नदियाँ बहेंगी, एंटीक्लाइन से तो नदियाँ बहेंगी नहीं। और फोल्डेड माउंटेन में कैसा किस्सा है, तो फोल्डेड माउंटेन में कैसा भी माउंटेन हो, स्ट्राइक फॉल्टिंग या नॉर्मल फॉल्टिंग, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फॉल्टिंग किसी भी तरीके का हो, तो उसमें दो चट्टानों के बीच जो गैप बन जाता है, उस गैप से नदियों का प्रवाह चालू हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न है, यानी कि जालीदार जो नदी प्रणाली है, वो किस तरह से बहती है। ठीक है, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चट्टान होते हैं जहाँ सिंकलाइन बनता है, यानी कि जहाँ भाग दब जाते हैं, वो यंगेस्ट रॉक रहते हैं, मतलब वो थोड़ा कम पुराना चट्टान रहता है, नया चट्टान रहता है। जहाँ एंटीक्लाइन बनता है, एंटीक्लाइन बनने का चांस वहीं रहता है जहाँ पे ओल्डेस्ट रॉक यूनिट रहता है, मतलब ज़्यादा पुराना चट्टान रहता है। तो जहाँ पुराना चट्टान रहेगा वहाँ पहाड़ बनने की कोशिश करेगा, मतलब ऊंचा उठने की कोशिश करेगा, इस तरह का पैटर्न बनने की शुरू होगा। और जहाँ पे सिंकलाइन रहेगा वो थोड़ा सा भाग दब जाएगा। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगले जो पैटर्न है उसके तरफ। हमने डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न पढ़ लिया, ब्रिज के समान, फिर पैरेलल पढ़ा, समानांतर नदी प्रणाली, फिर ट्रेलिज पढ़ा, जालीदार। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर कैसा होता है? आयताकार। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आयताकार होगा, तो आयताकार कैसा होगा? इस तरह का होगा। तो आयताकार नदी प्रणाली में क्या होता है, एक मेन जो रिवर है, मान लिया ये मेन रिवर है अपना, तो इससे जितनी भी नदियाँ आती हैं, जुड़ती हैं, यानी कि जो सहायक नदियाँ होती हैं, वो बिल्कुल ही लगभग 90 डिग्री के आसपास इनका मिलन होता है। जबकि हमने पीछे देखा था, ये सब जो नदियाँ हैं ब्रिज के समान वाले,
इसमें 90 डिग्री पे नहीं मिलते थे, ये सब 90 से कम पे मिलते थे। इसका जो एंगल होता था थीटा एंगल, ये मिलने का एंगल जो रहता है, ये एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो नदियों का मिलन होता था मुख्य नदी से, ये मुख्य नदी है, इससे ये सहायक नदियों का मिलन हो रहा है, तो ये नदियों का जो एंगल होता था, ये थीटा, इस थीटा की बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री से कम होता था। जबकि जो रेक्टेंगुलर नदी होगी, आयताकार नदी होगी, उसमें आप देखेंगे मुख्य नदी ये है, मान लिया हमने, तो मुख्य नदी में जितनी भी नदियाँ आके मिल रही है, ये लगभग 90 डिग्री पे मिल रही है, ठीक है। तो इसमें ये दो मेजर डिफरेंस होता है। तो इस तरह से जो नदियों का मिलन होता है, इसमें जहाँ से रास्ता मिलता है नदियों को, वहाँ से पानी बहना शुरू हो जाता है। जहाँ पे लेस रेसिस्टेंस पाथ रहता है, मतलब जहाँ से कम प्रतिरोध मिलता है नदियों को पानी को आने जाने के लिए, वहीं पे ये नदियों का प्रवाह वहीं से होता रहता है। वो वहाँ से इधर उधर नहीं होती है, वो बिल्कुल उसी में कंसंट्रेटेड रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक होते हैं थोड़े ज़्यादा सॉलिड होते हैं, स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉकी टेरेन होता है, मतलब ये रॉक्स ज़्यादा स्ट्रांगली ज्वाइंट होते हैं, तो जहाँ से नदी का पानी मिलता है वहीं से बहती रहती हैं, वो अपना रास्ता बदलती नहीं है। तो इसलिए ये पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, यानी कि इस तरह का जो पाथ, जहाँ जहाँ कम इनको, जहाँ जहाँ ढलान मिलेगा, जहाँ जहाँ ढलान मिला वहीं से ये नदियाँ बहती रहती हैं। इनके जितने भी स्ट्रीम्स रहते हैं, ट्रिब्यूटरी रहते हैं, वो सब शार्प बेंड होते हैं, मतलब हमने देखा किस तरह से 90 डिग्री पे मिलता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे कि विंध्या माउंटेन वाले रेंजेज में, तो विंध्या माउंटेन के रेंजेज में कौन कौन से मिलेंगे, चंबल, बेतवा, केन, इस तरह की नदियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेडियल ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता है। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न अगर देखा जाए, तो ये केस बनता है, अब केंद्रीय नदी प्रणाली का जो केस है, ये बनता है तभी जब कोई वोल्केनिक क्षेत्र होता है। मान लिया वोल्केनो आया था कभी तो मतलब पुराने समय में कभी आया होगा, और आने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर जब बन जाता है, हिल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, पहाड़ी जैसा। ये पहाड़ी बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी नदियाँ रहेंगी, ये सब चारों तरफ बह सकती है, इधर भी बह सकती है, इधर भी बह सकती है, किसी भी डायरेक्शन में बह सकती है। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है, इसको कहा जाता है रेडियल, ठीक है, यानी कि अपकेंद्रीय नदी प्रणाली। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपको कुछ याद है, हमने पढ़ा था इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है अमरकंटक हिल। अमरकंटक हिल याद है कहाँ है, अमरकंटक हिल जो है वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है वो यहीं से निकलती है ना, अमरकंटक हिल से ही। उसके बाद सोन नदी, तो ये भी यहीं से निकलती है। तो इस तरह का एग्जाम्पल नर्मदा और सोन हो जाएगा, जो कि अमरकंटक हिल से निकलती है। और हिली वाले क्षेत्र से जो नदियाँ चारों तरफ बहती हैं, उनको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का माना जाता है, अपकेंद्रीय नदी प्रणाली की नदियाँ, ठीक है। इसके बाद एक और नदी की प्रणाली है आखिर में, जो है सेंट्रीपेटल मतलब अभिकेंद्री जल निकासी प्रणाली। तो ये जो सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न है, ये बिल्कुल ही रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के अपोजिट है, उल्टा है। देख रहे हैं, इसमें नदियों का आवागमन बाहर की ओर हो रहा है, ठीक है, बाहर की ओर, लेकिन इसमें सारी नदियां अंदर की ओर जा रही हैं। तो अंदर की ओर जो नदियां जा रही हैं, ये ज़्यादातर डिपेंड करती हैं मानसून पे। जब बादल आएगा, बारिश होगी यहाँ पे, तभी ये नदियाँ बहेंगी, और फिर बारिश के ख़त्म होते ही ये नदियाँ सूख जाती है। और सूखने के बाद क्या होता है, इसमें
पानी की कमी हो जाती है। तो एक तरह से ये नदियाँ झील का निर्माण करती हैं। ये यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया। तो ज़्यादातर इस तरह के पैटर्न में हम लेक देखते हैं, झील, ठीक है। और झील में हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि लोकतक। लोकतक झील का आपने नाम सुना होगा। लोकतक झील कहाँ है, किस स्टेट में, आपको याद है? मणिपुर में है। तो मणिपुर का जो लोकतक झील है, ये इसी का एग्जाम्पल है, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न का। ज़्यादातर ये जब नदियाँ सूख जाती हैं तो यहाँ पे नमक बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन के लिए ये नदी, ये वाला झील काम में आ जाता है, ठीक है। तो हमने अब तक देखा कि कैसा डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न होता है यानी कि समानांतर नदी प्रणाली, उसके बाद ट्रेलीज, रेक्टेंगुलर, और आज हमने रेडियल भी देखा, और सेंट्रीपेटल यानी कि अभिकेंद्री जल निकासी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में इस तरह से इन 6 के नाम लिख दें, और नाम लिख करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें, ऐसे ऐसे, तो आपको याद हो जाएगा। ये हो गया डेंड्रिटिक। पैरेलल में कैसा रहेगा, तो पैरेलल में ऐसा ऐसा हो जाएगा पैरेलल। जालीदार कैसा रहेगा, तो जालीदार में एक नदी ऐसे आएगी, इसमें बहुत सारी नदियाँ आएंगी सहायक, और इसके भी सहायक होंगे। तो ऐसे करके फिगर बना लें। रेक्टेंगुलर कैसा रहेगा, तो रेक्टेंगुलर में आपने देखा था ऐसे एक मेन नदी आ रही है, इसमें जितनी भी नदियाँ आ रही हैं सब रेक्टेंगल तरीके से, मतलब 90 डिग्री तरीके से आगे जुड़ रही है। रेडियल कैसा होगा, तो रेडियल हमने देखा कि हिली वाला एरिया होता था, ऐसे करके हिल एक बन जाता था, और हिल के चारों तरफ ये सब नदियाँ बहने लगती थी। तो ये रेडियल था। और ये जो सेंट्रीपेटल है अपना, ये चारों तरफ से ऊंचा है और बीच में गहरा है, इस तरह का पैटर्न बनता था। तो नदियाँ बाहर से अंदर की हो जाती थी। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 तरीकों का ड्रेनेज पैटर्न आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो। हम फिर से उस क्लास के उन कठिन चीज़ों को जो आपको समझने में दिक्कत आई हो, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। हमने ड्रेनेज पैटर्न आज पढ़ा है। ड्रेनेज पैटर्न के बाद अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से और आगे जो हमारी नदियां हैं उनको किस तरह से विभाजित किया गया है, और 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी है हिमालयन और एक है पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, मतलब भारत के प्लेन के हिसाब से उसको बांट दिया गया है। तो हम आगे के जो सेशन है उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे उन नदियों के बारे में, भारत के विभिन्न भागों में जितनी भी नदियाँ उनके बारे में बहुत ही शानदार ढंग से आपको समझाया जाएगा उन नदियों के बारे में। और आपको बिल्कुल ही याद हो जाने वाले उसके सारे नदी और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज, आपको सब कुछ याद हो जाएगा उसी मैप को देखते देखते, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें कि ये कौन कौन सी नदियों का जो पैटर्न है ये किस तरह से बना है। हमने आज कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखे, ये फोल्डेड और फॉल्टी माउंटेन का, तो इसके बारे में भी हमने जो भी सीखा है उसको भी आप रिवाइज़ कर लें, ताकि अगले सेशन में जब भी हम इन सब टर्म्स का यूज करें, सिंक्लाइन, फोल्डेड, फॉल्टिंग, तो आपको पीछे पलट के देखना ना पड़े, कॉपी देख करके समझने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।